Good morning, students. Today I am going to teach you English literature, lesson 10, An Alien Hand. Okay, this lesson has been written by Jayant Narlikar. Any author of this lesson is Jayant Narlikar. Have you heard of the Viking mission to Mars? The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking missions to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible signs of life. Viking I was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7th August 1976. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted three biology experiments to look for possible signs of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. Okay, यानी students, in this chapter author says that क्या आपने मंगल ग्रह के विकिंग मिशन के बारे में सुना है? नासा के मंगल ग्रह के विकिंग 1 मिशन में 2 अंतरिक्ष यानों विकिंग और विकिंग 2 शामिल थे। प्रत्येक यान में एक परिक्रमा करने वाला और लैंडर उतरने वाला यंत्र थे। सर्वप्रथम उद्देश्यों में मंगल की सतह की तस्वीरें लेना, मिट्टी के नमूने लेना और जीवन के संभावित संकेत पता लगाना था। विकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को छोड़ा गया और वह 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा। ओके, विकिंग 2 को 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और उसने मंगल की कक्षा में 7 अगस्त 1976 को प्रवेश किया। कुछ फोटो और दूसरे वैज्ञानिक आंकड़े लेने के अलावा दोनों यानों के उतरने वाले यंत्रों ने जीवन की संभावना के संकेत जानने के लिए 3 जैवीय प्रयोग किए, यानी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। अभी तक मंगल की मिट्टी में जहां यान उतरे थे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब यह इस कहानी में बताया जाएगा, इसे पढ़िए। Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. Tillu has heard and read about the sun and the stars. He has never seen them. Tillu's father goes to work through a secret passage and Tillu wants to know all about it. Okay, यानी टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाया करो, ठीक है? यानी उस रास्ते पर नहीं जाया करो। इस चैप्टर में टिल्लू और उसके माता पिता, जो प्लानेट है, सरफेस है, वहाँ उसके नीचे बनावटी कृत्रिम हालत में रहते हैं। टिल्लू ने सुन रखा था उसके बारे में कि सूर्य और स्टार्स होते हैं। ही हैज़ नेवर सीन देम, और वह उन्हें कभी देख नहीं सकता। टिल्लू के पिता जो काम पर जाते हैं और उस रहस्य का पता चलता है उन्हें, और टिल्लू इस बारे में जानना चाहता है। ओके, टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? ओके,
यानी टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा गया है कि उस रास्ते पर ना जाया करो, लेकिन पापा आप रोज़ वहाँ क्यों जाते हैं? ठीक है, बिकॉज दैट्स हिज जॉब। टिल्लू, उसके पापा कहते हैं क्योंकि वह उनका काम है, उनका जॉब है। ठीक है, दैट्स वे एंड अंडरग्राउंड पैसेज टिल्लूज फादर वेंट every day for work along that passage, and every day he came back from the direction while lay at end of the forbidden route. Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know. Tillu's father was one of the select few permitted to go that way. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. ओके, यानी इस स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि वह रास्ता एक भूमिगत मार्ग था। ओके, और टिल्लू के पापा उसी रास्ते से रोज़ाना काम पर जाते थे और रोज़ाना वह उसी दिशा से वापस आते थे। उस निषिद्ध रास्ते के अंत में क्या पड़ता था, केवल टिल्लू ही नहीं बल्कि समुदाय के अधिकतर लोग इस रहस्य को जानते थे। टिल्लू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें उस रास्ते से जाने की अनुमति थी। उपरोक्त बातचीत टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच अक्सर होती रहती थी। जब कभी टिल्लू अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता था, यानी टिल्लू जब कभी भी अपने पापा के पीछे जाने का आग्रह करता था तो वो उसको साथ में नहीं ले जाते थे। ओके, टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट। टिल्लू's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. Then, evading his watchful mother's eyes, Tillu made his way to forbidden passage. ओके, यानी इस लेसन में बताया गया है कि परंतु आज सब कुछ अलग था। आज सब कुछ अलग हो गया था। टिल्लू के पिता घर में ही दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे। टिल्लू ने किसी प्रकार उनका सुरक्षा कार्ड प्राप्त कर लिया और फिर अपनी माँ की सतर्क नज़रों से बचते हुए टिल्लू उस निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया। ओके, यानी निषिद्ध गलियारे की तरफ चल दिया। A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit passage seemed to beckon him. यानी वो जो गेट था, एक धातु के दरवाजे ने उसके प्रवेश में बाधा डाली। यानी टिल्लू जैसे ही जाने लगा, धातु का एक दरवाज़ा मिला, उससे उसे दिक्कत होने लगी। ओके, और लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को उस जादुई कार्ड को एक दरार में घुसाते हुए देखा था। उसने वैसा ही किया और दरवाज़ा चुपचाप खुल गया। एक भरपूर रोशनी युक्त गलियारा उसे बुलाते हुए प्रतीत हुआ। ओके, snatching the card which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime, or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं कर सका। टिल्लू ने सुरक्षा उपायों का गलत आकलन किया था। यानी टिल्लू ने सुरक्षा आकलों का गलत उपयोग किया था। अदृश्य मशीनों ने पहले ही, यानी कार्ड जो है
snatching the card which had come out of another slot in the wall. Tillu started his march along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. यानी कार्ड जो कि दीवार की दूसरी दरार से बाहर आ चुका था, ओके, बाहर आ चुका था, उसको खींचते हुए टिल्लू ने ऊपर की तरफ हल्की ढलान की तरफ बढ़ना शुरू किया, ओके, बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद क्योंकि वह गलियारा कृत्रिम भूमिगत निवास बस्ती से ग्रह की सतह की तरफ जाता था, टिल्लू ने सामने की तरफ सूर्य यदि दिन है तो या तारे हैं यदि रात है तो की तरफ देखा, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था, ओके। बट अलास दैट वाजंट टू बी, यानी लेकिन वो ऐसा न था। टिल्लू हैड underestimated the security arrangements and individual mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau, where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 placed a strong bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 placed a strong hand fell heavily on his shoulder. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट टिल्लू ने सुरक्षा उपायों को गलत आकलन कर रखा था। अदृश्य मशीनों ने भले ही उस दिन उसे बिन बुलाए छोटे मेहमान घुसपैठियों को पहचान कर उसकी तस्वीर ले ली थी और उसकी तस्वीर को सेंट्रल ब्यूरो भेज दिया था, जहां उसकी गहनता से जांच हुई और इससे पहले कि वह 10 कदम चल पाता, वह शक्तिशाली हाथ उसके कंधों पर मजबूती से आ पड़ा। फिर उसे आराम से परंतु कठोरतापूर्वक सुरक्षा कर्मियों द्वारा सुरक्षित उसकी चिंतित और क्रोधित मां के पास वापस घर भेज दिया। जब उसे डांटा जा रहा था, उसे एक अनपेक्षित स्रोत से सहायता मिली, ओके। प्लीज टर्न ओवर। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. Listen, Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो प्रिय। उसके पापा कहने लगे टिल्लू के, उसकी मम्मी से कहने लगे, प्रिय मुझे विस्तार से समझाने दो। उसके पिताजी ने कहा कि जो अभी अभी जाग गए थे, यदि उसे ठीक प्रकार विस्तार से समझा जाएगा तो वह ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगा, ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने समझाना शुरू किया। सुनो टिल्लू, लिसन टिल्लू, यानी सुनो टिल्लू, मैं ऐसी जगह पर काम करता हूँ जहाँ एक आदमी जीवित नहीं रह सकता क्योंकि सांस लेने के लिए वहाँ पर्याप्त हवा नहीं है और तापमान इतना कम है कि जमने से उसकी मौत हो जाए। ठीक है, अगर तुम बाई चांस वहाँ गए तो वहाँ पर जमने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है, बट डैडी how do you manage to survive? But daddy, how do you manage to survive? Because I go well equipped in a special suit with a
reservoir of oxygen I can keep warm, and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. What's more, I have been trained to survive and work on the surface. There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years, but time changed the very sun. Time changed the very sun which had provided us with sustenance turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. Okay, यानी in this stanza author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कृपया मुझे विस्तार से समझाने दो। वो मान जाएगा, लेकिन टिल्लू कहाँ मानने वाला था। लेकिन पापा आप कैसे जीवित रह पाते हैं? जब उसके पापा ने बताया कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर हवा नहीं है, तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आप जब काम पर जाते हैं तो वहाँ पर कैसे रहते हैं? क्योंकि मैं पूरी तरह सुसज्जित तैयार होकर एक विशेष सूट पहनकर जाता हूँ जिसमें कि ऑक्सीजन भरी रहती है। मैं गर्म रह सकता हूँ और मेरे बूट जूते इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि मैं इस सतह पर आसानी से चल सकता हूँ। और भी अधिक यह है कि इससे भी ज़्यादा यह है कि मुझे उस सतह पर जीवित रहने और कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। ओके, देयर वॉज ए टाइम व्हेन आवर फोरफादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइटली नेचुरली, यानी एक समय ऐसा था कि जब हमारे पूर्वज यानी हमारे पुरखे सतह पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहते थे। बेशक उन्होंने ऐसा लाखों वर्ष पहले किया, लेकिन समय बदल गया। वहीं सूर्य जिसने हमें जीवन दिया था अब विमुख हो गया था। यह बहुत थोड़ा बदला था, परंतु यह बदलाव इस ग्रह की प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। ये जो बदल गया था, चेंज हो गया था, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त था। First the birds became extinct. The animals followed. The fish couldn't bear it anymore either. We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. But the machines which makes this possible must always be in good working conditions. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. Okay. यानी in this stanza, author says that, ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले पक्षी लुप्त हो गए थे। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी पक्षी लुप्त हो गए थे। फिर पशु मछली भी इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकी। हम जीवित रह सके केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट तकनीकी है, लेकिन हमें मजबूरी में इन भूमिगत कृत्रिम परिस्थितियों में रहना पड़ा। और ऊर्जा का धन्यवाद, क्योंकि इसके ज़रिए हम जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिन मशीनों से यह संभव हुआ उन्हें हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए था। उनमें से कुछ मशीनें तो सतह पर हैं। मेरा संबंध उस दल से है जिसका कार्य उन मशीनों का ध्यान रखना एवं उनकी मरम्मत करना है। डैडी, can I join the team when I grow up? Of course, if you want to, said his father. But for that you must be a good boy and do as your parents tell you. His mother had, as usual, the last word. Okay, यानी वो अपने पापा से कहता है कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं उसी दल में शामिल हो सकूंगा? उसके पापा कहते हैं निस्संदेह तुम चाहोगे तो शामिल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छा लड़का बनना पड़ेगा। वैसा ही करना जैसा आपके माता पिता कहें। उसकी माता ने हमेशा की तरह आखिरी शब्द कहे।
Okay, second part of this lesson. Next day, the big TV screen in the control room shows an alien spacecraft. यानी जो कमरे में बहुत बड़ा जो टीवी रखा हुआ है उसके स्क्रीन पर एलियन स्पेसक्राफ्ट दिख रहा है. द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबॉडीज माइंड. यानी यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि दूसरे प्लैनेट के लोग जो हैं वो प्रत्येक लोगों के पर कैसे नज़र रखते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट. ये जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल कमेटी के उसके बारे में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताते हैं. नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट. पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन. इट शोड ए डॉट in an otherwise clear background. Clear background. It isn't a star for its changing its position. Our computer has given a trajectory for this thing. It's heading towards us, the supervisor of the last shift explained. A spacecraft, Tillu's father asked. By now, he was joined by his teammates on the new shift. So we think, but it needs watching. ओके यानी इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट अगले दिन जब टिल्लू के पापा काम पर गए तो उन्होंने कंट्रोल रूम में पूरा शोर शराबा पाया. लोग भीड़ के रूप में टीवी के पर्दे के चारों ओर जमा थे. उसकी हमेशा साफ दिखाई देने वाली पृष्ठभूमि पर एक बिंदु दिखाई दे रहा था. यह कोई तारा नहीं है क्योंकि यह अपनी स्थिति बदल रहा है. हमारे कंप्यूटर ने इस वस्तु के लिए धूमकेतु जैसा गोलाकार मार्ग दर्शाया है. यह हमारी तरफ बढ़ रहा है, पिछली शिफ्ट के निरीक्षक ने बताया. एक अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट यानी एक अंतरिक्ष यान. टिल्लू के पापा ने पूछा. अब उसे नई शिफ्ट के लिए अपनी टोली के साथियों का संग मिल गया था. ऐसा हमारा विचार है कि इसकी निगरानी रखने की आवश्यकता है. ओके, सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. यानी अब हमें इस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है. अ स्पेसक्राफ्ट, प्लीज टर्न ओवर. A spacecraft where from the solar system wasn't known to have life anywhere else except on their planet. Okay, next. Tillu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the central bureaus when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. Now, in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. They could only watch impotently from their vantage point. Who were these strangers? Okay, यानी in this stanza author says that एक अंतरिक्ष यान यानी कहाँ से सौरमंडल में उनके ग्रह मंगल के अलावा कहीं और जीवन के संकेत ज्ञात नहीं थे. टिल्लू के पिता को सेंट्रल ब्यूरो के अभिलेखागार के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज
वे पुराने दिन याद आए जब उसके पूर्वजों के पास यानी उनके पुरखों के पास एक उन्नत रूप से यानी एक शक्तिशाली रूप से विकसित अंतरिक्ष ब्रह्मांड कार्यक्रम होता था और मानव रहित अथवा मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों की सहायता से उन्होंने पूरा सौर परिवार ढूंढ लिया था और यह पता कर लिया था कि वे निश्चित रूप से अकेले थे। कैसे थे वो? निश्चित रूप से अकेले थे। जब ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उनका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था, वे असहाय होकर केवल प्रेक्षण स्थान से देख सकते थे। ये अजनबी कौन थे? The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Far from it, it was full of capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. They knew that the president was going to make a momentous announcements. Okay. Colleagues, I will give you report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his papers in order and then continued. 2 spacecraft are approaching us. One is in fact orbiting your planet, while the other is still far away. We guess that they are coming from our neighboring planet. How should we react? Number 1, your views, please. Author says that ऑथर बताते हैं इसमें, वो कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर्स वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी। यानी वो कहते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो में सम्मेलन कक्ष इतना शांत था कि बाहर वालों को दूर से यह लगता था कि यह खाली था। यह पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन केंद्रीय समिति के सदस्य असामान्य रूप से चुप थे। वे जानते थे कि उनका मुखिया कुछ जरूरी घोषणा करने वाला था, जरूरी अनाउंसमेंट करने वाला था। साथियों, अब देखिए वो जरूरी अनाउंसमेंट क्या था। कॉलेजियस यानी साथियों, जैसा मुझे पता चला है मैं वैसी खबर आपको दूंगा। ओके कॉलेजियस, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। साथियों, जैसा मुझे पता चला है वैसी खबर मैं आपको दूंगा। जब मैं बोलूँगा तो हो सकता है परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मुखिया कागज़ों को सही क्रम में लगाने के लिए ठहरा और फिर बोलना शुरू किया। 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो वास्तव में हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, जबकि दूसरा अभी दूर है। हमारा अनुमान है कि वे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, कृपया अपने विचार बताइए। ओके नंबर 1 was in change of defense. Number 1 was in charge of defense. He was known for his courage and wisdom. Sir, if we wish, we can totally destroy these spacecraft with our missiles, but that won't make us any wiser. We do not have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land, we can render them ineffective anytime we choose. Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments. Okay, yani in this stanza, author says that नंबर 1 सुरक्षा प्रभारी था। कौन था? नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 सुरक्षा प्रभारी था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। श्रीमान, यदि हम चाहें तो
अपनी मिसाइलों से इन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हमें ऐसी क्षमता नहीं है कि हम उन अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में निष्क्रिय कर सकें। लेकिन अगर वे पृथ्वी पर उतरते हैं तो हम उन्हें किसी भी समय बेकार यानी निष्क्रिय कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट यह बताती है कि उनमें कोई जीव नहीं है, उनमें केवल यंत्र हैं। ओके, वहाँ पर केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी। ओके, I recommended non-interference and passive observations since we do not know the power of the senders of these spacecraft. Okay, and we are still in the dark about their intentions. It is wise not to reveal our existence. If we destroy these spaceships to render them ineffective, we might reveal our existence. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि नंबर 2 यानी जो उन्होंने बताया, आपको क्या विचार है, आपका क्या विचार है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज। नंबर 2, आपका क्या विचार है। मुखिया ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। उसने कहा आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशंस। उसने कहा कि मैं कोई दखलंदाजी करने और दूर से निरीक्षण करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमें इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की शक्ति की जानकारी नहीं है और अभी तक हमें उनके इरादों के बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारे अस्तित्व का कोई संकेत देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को खत्म कर देते हैं या इनको प्रभावहीन कर देते हैं तो हम अपने अस्तित्व को उजागर कर देंगे। ओके, द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। ही रेडी एग्रीड विद नंबर 2, बट दिस वाज one of those rare Rarely agreed with number 2, but this was one of those rare occasions when he did. Okay, I agreed with number 2, sir. In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. Fortunately, our surface conditions do give that impression. Okay, यानी in this stanza, author says that मुखिया चीफ ने नंबर 3 की ओर देखा, जो कि एक सामाजिक वैज्ञानिक था। कौन था वो? सामाजिक वैज्ञानिक था, और वह कभी कभार नंबर 2 से सहमत होता था, लेकिन वह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब वह उससे सहमत हुआ था। सर, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। उसने कहा आई एग्री विद नंबर 2, यानी मैं नंबर 2 से सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सतही गतिविधियों को कम से कम रखना चाहिए और यह प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है। भाग्यवश हमारी सतही परिस्थितियाँ इस प्रकार का संदेश दे ही देंगी। ओके, Before the president could speak, the personal telephone rang. He lifted the receiver and listened quietly for a minute. Courageous, he announced, the first spacecraft has landed. Okay, यानी मुखिया के बोलने से पहले ही उसका व्यक्तिगत फ़ोन बज उठा। ओके, उसने रिसीवर उठाया और 1 मिनट के लिए वह शांत रहकर सुना। साथियों, उसने घोषणा की, साथियों, पहला अंतरिक्ष यान उतर चुका है। यानी वो
उतर चुका है और नासा का अंतरिक्ष यान सतह पर उतर गया। The third stanza of this lesson. Tillu accompanies his father to the control room. In his excitement, he presses the all-important red buttons on the panel, and the mechanical hand from the alien spacecraft stops working. The mechanical hand is activated again, but it finds no signs of life on that planet. It was a red letter day in Tillu's life. The day was waiting for his father had at last taken him to the, please turn over, control room. From here he could see the alien spacecraft on his TV screen. What a funny looking thing, Daddy. What does it, Captain? What is funny looking thing, Daddy? What does it contain? Tillu asked. यानी in this stanza, author says that यानी जो टिल्लू था उसके जीवन का अति महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, यह जो है टिल्लू के जीवन का महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन का वो इंतज़ार कर रहा था कि उसके पापा उसे आखिरकार कंट्रोल रूम में लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ से वह टीवी के पर्दे पर बाहरी अंतरिक्ष यान को देख सकता था। ओके, यहाँ से वह टीवी के पर्दे पर बाहरी अंतरिक्ष यान को देख सकता था। दिखने में कितना मज़ेदार, और वो सोचने लगा कि दिखने में कितनी मज़ेदार चीज़ है पापा, इसमें क्या है? टिल्लू ने पूछा, इसके अंदर क्या है? टिल्लू ने पूछा। उसके पिता ने सिर हिलाया। हिज फादर शोक हिज हैंड। कांट से फॉर श्योर, वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर if it is up to any mischief. He pointed an impressive panel with several colored buttons on it. Tillu looked at them wistfully. अब उसके पिता ने सिर हिलाया। कुछ पक्का नहीं कह सकता, हमें इसका केवल दूर से ही निरीक्षण करने की अनुमति है, लेकिन यदि कोई धोखा देने की कोशिश करे तो हम उसके सभी भागों पर काबू कर सकते हैं और इसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कई रंगीन बटनों वाले एक प्रभावशाली पैनल की ओर इशारा किया। टिल्लू ने इनकी तरफ बड़े ध्यान से देखा। ओके, लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू। All eyes were now glued to the screen. A mechanical hand was emerging from the spacecraft. It was approaching the surface of the planet. It bent and touched the soil. What was it up to? People crowded towards the screen for a closer look. The telescopic lens of the TV camera zoomed into the tip of the mechanical hand. ओके, देखो, यानी उसने कहा देखो देखो यह कुछ कर रहा है पापा। टिल्लू ने अचानक अंतरिक्ष यान में कुछ हलचल देखी, यानी कुछ उसने वहाँ पर मूवमेंट देखा, कुछ हलचल देखी। कंट्रोल रूम में दूसरों ने भी इसे देखा। अब सभी आंखें पर्दे से चिपक गईं, यानी सभी लोग पर्दे की तरफ देखने लगे। अंतरिक्ष यान से एक मशीनी हाथ निकल रहा था। यह मंगल ग्रह की सतह की ओर बढ़ रहा था। यह मुड़ा और मिट्टी को छुआ। यह क्या कर रहा है? लोग अधिक नज़दीकी से देखने के लिए टीवी के पर्दे की तरफ बढ़े।
टीवी कैमरे के टेलीस्कोप रूपी आवर्धक लेंस ने मशीनी हाथ को अत्यधिक बड़ा करके दिखाया। ओके, टिल्लू वाज staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. Okay, there was a shrill whistle and Tillu found himself the center of attention. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position, but the damage was done. The mechanical hand from the spacecraft ceased to work. Okay, यानी in this stanza author says that टिल्लू कंट्रोल पैनल और उसके आकर्षक बटनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी न रुक पाने वाली इच्छा ने सभी बटनों में सबसे विशिष्ट लाल बटन को दबाने के लिए पकड़ लिया और वह हिला दिया। बहुत तीखी सीटी बजी और टिल्लू सबकी नज़रों का केंद्र बन गया। यानी उसने बटन दबा दिया, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसके पिता ने उसे झट से खींचा और लाल बटन को इसकी वास्तविक सामान्य स्थिति में कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। अंतरिक्ष यान से उतरे मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया। ओके, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। यानी नासा द्वारा आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में एक वैज्ञानिक दुनिया को संक्षेप में कह रहा था। क्या कह रहा था? देखिए वैज्ञानिक ने क्या कहा है। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द विकिंग मिशन। देयर इज ए स्मॉल हिच। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द Martian soil for examination has developed malfunctions. We don't know the cause, but our technologies are confident they will sort it out. Okay. यानी in this stanza author says that author यहाँ पर कहते हैं कि विकिंग मशीन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी सी रुकावट आई है जिससे मशीनी हाथ को प्रयोग के लिए मंगल की मिट्टी को खोदना था, उसमें कुछ खराबी आ गई। हम कारण नहीं जानते, परंतु हमारे तकनीकी विशेषज्ञों को विश्वास है कि वे इसे ठीक कर लेंगे। ओके, सॉर्ट आउट कर लेंगे यानी ठीक कर देंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। और कुछ समय बाद नासा ने दोबारा प्रेस के जरिए संदेश भेजा। अब देखिए क्या संदेश भेजा, इसमें बताया जाएगा। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चंस वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स। अब इस स्टेंजा में लेखक कहते हैं कि मशीनी हाथ दोबारा काम करने लग गया है, दोबारा कार्य करने लगा है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों को धन्यवाद। मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं, जांच हो रही है। जल्दी ही हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्या मंगल पर जीवन है, क्या मंगल ग्रह पर जीवन है, संभव है। ओके, नेक्स्ट, लाइफ ऑन मार्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स। Life on Mars of all planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. So the scientists behind the Viking missions were hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. The Viking mission found no signs of life on Mars. Okay, यानी मंगल पर जीवन
सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल ही हमारी धरती के सबसे नज़दीक है और उसकी धरातलीय स्थितियाँ भी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। इसलिए विकिंग मशीन के वैज्ञानिकों यानी इस ग्रह पर जीवन मिलने की आशा कर रहे थे, लेकिन उसके हाथ निराशा लगी। विकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवित का कोई चिन्ह संकेत नहीं मिला, यानी विकिंग मशीन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? थैंक you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.